हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इम्प्रेस ऑन क्लासेस और टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर से संबंधित 8 से 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और टारगेट जॉब स्कैन पर हम डेली जो भी न्यू न्यू वैकेंसी आती है उससे संबंधित आपको अपडेट करवाते हैं, जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले मोटिवेशनल कोट पढ़ते हैं। तो आज का मोटिवेशनल कोट है, ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने धीरे जा रहे हो, आप कितने भी धीरे जाओ लेकिन हमेशा चलते रहो। दोस्तों, ये संसार का नियम है कि जो इंसान लगातार प्रयास करता है वो एक दिन सफलता जरूर प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने धीरे जा रहे हो, लेकिन ये ज़रूर मायने रखता है कि आप हमेशा चलते रहो, यानी हमेशा प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। आइए अब बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया जा रहा है नागर शैली में। और नागर शैली जो होती है, जितने भी उत्तर भारत के मंदिर होते हैं उनका निर्माण नागर शैली में करवाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं उनका निर्माण करवाया जाता है द्रविड़ शैली में। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा नागर शैली। इसके बाद अगर बात की जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। आंध्र प्रदेश में। और इसके लिए स्टैचू ऑफ नॉलेज भी बनाया गया है, जो महाराष्ट्र के लातूर जिले में बनाया गया है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ नॉलेज किसकी स्मृति में बनाया गया है। तो वो बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृति में। और इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में 125 फुट की ऊंची कांस्य प्रतिमा बनाई गई है, और वो किसकी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस प्रतिमा को सामाजिक न्याय की प्रतिमा का नाम दिया गया है, और यहाँ पर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करने के लिए ये लगाई गई है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई बार पूछा जाता है कि जो आंध्र प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री का नाम क्या है। तो उसके मुख्यमंत्री का नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। इसके बाद में बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया के पास स्थित है। और यह स्टैचू 182 मीटर यानी 557 फीट ऊंचा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम की प्रतिमा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी प्रतिमा लगाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और ये कहाँ पर है। गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर। और इसको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 562 देसी रियासतों को इकट्ठा करने का काम किया था। इसके बाद अगर बात की जाए, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में किस महिला का स्टैचू है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में एक रोमन देवी का आप कह सकते हैं स्टैचू है। वह अपने दाहिने हाथ में एक मशाल रखती हैं, और उसके बाएं हाथ में एक किताब है जिस पर JULY जुलाई 4 DCCL XX 4 यानी 4 जुलाई 1776 लिखा हुआ है, जो आप कह सकते हैं USA का स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को USA
आप कह सकते हैं इंग्लैंड से आज़ाद हुआ था। और ये बात उसके आप कह सकते हैं किताब के बाएं हाथ में आप कह सकते हैं जो किताब है उस पर ये लिखा गया है। इसके बाद अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को देश के नाम किया। यानी यहाँ पर कह सकते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है वो किसकी प्रतिमा है, तो ये है श्री रामानुजाचार्य की। और ये कितने फुट की ऊंचाई पर है, ये कह सकते हैं 216 फुट पर है। और अगर बात की जाए, ये 11वीं सदी के संत जो थे श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है। इस प्रतिमा में पंच धातु लगाए गए हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जिंक शामिल किया गया है। यह दुनिया की बैठी अवस्था में सबसे ऊंची धातु की प्रतिमाओं में से एक है। यह 54 फुट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित की गई है। यानी 54 फुट ऊंचे आधार भवन पर यह स्थापित की गई है। और इसे किस नाम से जाना गया है, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, यानी समानता से संबंधित आप कह सकते हैं कि मूर्ति बनाई गई है। और कहाँ पर बनाई गई है, हैदराबाद के अंदर। और ऊंचाई अगर इसकी बात की जाए तो कितनी है, 216 फुट है। और किसकी याद में बनाई गई है ये, तो आप कह सकते हैं 11वीं सदी के संत हैं रामानुजाचार्य, उनकी याद में बनाया गया है। इसके बाद अगर बात की जाए, राम मंदिर का निर्माण करने वाले ट्रस्ट या समिति का नाम क्या है, तो राम मंदिर जो बनाने वाली जो ट्रस्ट और समिति है उसका नाम है राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, राम जन्मभूमि तीर्थ अक्षेत्र ट्रस्ट, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यानी राम जन्मभूमि तीर्थ अक्षेत्र ट्रस्ट जो है ये बनाने वाली आप कह सकते हैं समिति है, ट्रस्ट है, जो राम मंदिर का निर्माण जिन्होंने किया है। इसके बाद अगर बात की जाए, आईआईटी मद्रास में इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है, तो ये किया है अल्टेयर के साथ। अल्टेयर के साथ आप कह सकते हैं आईआईटी मद्रास ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। इसके बाद अगर बात की जाए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी आईआईटी मद्रास ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए अल्टेयर के साथ समझौता किया है। आईआईटी मद्रास का इंजीनियरिंग डिजाइन विभाग अल्टेयर के वित्तीय सहयोग से इसका विकास करेगी। और अल्टेयर सिमुलेशन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई कंपनी है। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने इमोबिलिटी सिमुलेशन लैब के साथ किसके साथ समझौता किया है, तो अल्टेयर के साथ समझौता किया है। इसके बाद अगर बात की जाए, अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया, अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया, तो उनका नाम है अरुण योगीराज। अरुण योगीराज ने अयोध्या में जो राम मंदिर के अंदर रामलला की जो मूर्तियां स्थापित की जाएंगी वो उसके आप कह सकते हैं निर्माणकर्ता हैं, उनका नाम है अरुण योगीराज। इसके बाद अगर बात की जाए, केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो ये किए हैं 302 करोड़ रुपए। यानी केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए 302 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता आप यहाँ पर दी है। इसके बाद अगर बात की जाए, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने केरल के विंझिंग में मछली पकड़ने वाले गांवों के तटों पर कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए 302 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और यह योजना केंद्र सरकार की योजना है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और राज्य मत्स्य पालन विभाग के तहत शुरू की गई है। इसे स्थायी मत्स्य पालन और आजीविका को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। यानी इसको स्थायी मत्स्य पालन और जो यहाँ की आजीविका है उसको बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। और किसके द्वारा शुरू किया गया, अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, केरल के अंदर। और कितने करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं, 302 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके बाद अगर बात की जाए, अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया, तो अयोध्या के अंदर 5 मंडपों का आप कह सकते हैं निर्माण किया गया है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया है, तो 5 मंडप वहां पर बनाए गए हैं। महतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, तो ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, यानी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना शुरू की गई है। इसके बाद अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हाल ही में महतारी वंदना योजना 2024 के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये यानी कुल 12,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है और यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना से प्रेरित मानी गई है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो महतारी वंदना योजना किससे प्रेरित योजना है, तो यह है मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना से प्रेरित है। और इसमें क्या चीज़ शुरू की गई है, तो इसमें महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी साल के अंदर 12,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद अगर बात की जाए राम मंदिर भूमि का भूमि पूजन किस वर्ष किया जाएगा, तो ये किया जाएगा 2020 में, यानी राम मंदिर का भूमि पूजन किस वर्ष किया गया था, तो ये किया गया था 2020 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है, तो ये की है सोलापुर में, यानी सोलापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत की है। जो कहां पर शुरुआत की है, सोलापुर में, और सोलापुर कहां पर है, महाराष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में लगभग 2,000 करोड़ रुपए की 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र में पीएम स्वनिधि के 10,000 लाभार्थियों को पहली और दूसरी किस्त की वितरण भी शुरुआत की, यानी पहली और दूसरी किस्त के वितरण की भी शुरुआत की है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि महाराष्ट्र के सोलापुर में कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, 8 अमृत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, और उसके लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अयोध्या बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे, और अयोध्या शहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद अगर बात की जाए केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के पदों के सृजन की मंजूरी दी, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने, तो उनका नाम है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। इसके बाद अगर बात की जाए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए संयुक्त सचिव सत्र के 3 पदों का सृजन को मंजूरी दे दी। इस वित्तीय आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 की अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। भारत में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया एक संवैधानिक निकाय है, और नीति आयोग के पूर्वाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में यहां पर नियुक्त किया गया है। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है, जो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, और इससे पहले वो आप कह सकते हैं नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इस वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, 280 अनुच्छेद में है, और यहाँ पर ये किसकी अध्यक्षता में ये नियुक्ति की गई, तो नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नियुक्ति की गई है। इसके बाद अगर बात की जाए साल 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। यानी पीवी नरसिम्हा राव के समय में 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, और उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। इसके बाद अगर बात की जाए
फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है? तो ये बनी है कुवैती दिनार। कुवैती दिनार आप कह सकते हैं दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बन चुकी है, जबकि यूरो जो है 9वें स्थान पर है और यूएसए डॉलर की अगर बात की जाए तो 10वें स्थान पर है। इसके बाद अगर बात की जाए फोर्ब्स की हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कुवैती दिनार सबसे ताकतवर करेंसी है। बहरीन की करेंसी बहरीन दिनार दूसरे और ओमान की करेंसी ओमानी रियाल तीसरे स्थान पर है। वहीं दुनिया की सबसे अधिक कारोबारी वाली मुद्रा यूरो लिस्ट में 9वें स्थान पर है और यूएसए डॉलर 10वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में 180 मुद्राओं को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देता है। तो यहां पर बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे मजबूत करेंसी कौन सी बनी है? तो कुवैती दिनार बनी है। और अगर बात की जाए दूसरे स्थान पे कौन सी बनी है? बहरीन दिनार बनी है। तीसरे स्थान पर अगर बात की जाए तो ओमानी रियाल बनी है। और अगर बात की जाए जिसमें सबसे ज्यादा व्यापार होता है, कारोबार होता है यूरो में, उसका स्थान कौन सा? 9वां। और यूएसए डॉलर का अगर बात की जाए तो कौन सा स्थान होगा? 10वां स्थान होगा। अब कुछ स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन है जो हिस्ट्री से संबंधित है। क्वेश्चन आता है कि 1947 ईस्वी में हैदराबाद का निजाम कौन था? तो उनका नाम था उस्मान अली। उस्मान अली जो थे 1947 में हैदराबाद रियासत के राजा थे और इसी हैदराबाद रियासत को भारत में अपोलो ऑपरेशन के द्वारा भारत में मिलाया गया था। इसके बाद अगर बात की जाए पल्लवों के अखंड रथ कहां पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं महाबलीपुरम के अंदर। निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश करना संभव बनाया था? तो यह बनाया था लाल डलहौजी ने। यानी लाल डलहौजी ने भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल परीक्षा में प्रवेश करवाना संभव कर दिया था। यानी यहां पर परीक्षा आयोजित करवानी शुरू कर दी थी। और उस समय कौन थे गवर्नर? उस समय आप कह सकते हैं ये थे लाल डलहौजी। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर से गांधी को गोरे लोगों ने पीटा था, नीचे फेंक दिया था? उसका नाम आप कह सकते हैं डरबन। यानी डरबन से महात्मा गांधी को आप कह सकते हैं महात्मा गांधी को गोरों ने पीटा था और ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। कई बार क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे तो किस बंदरगाह पर उतरे थे? तो उस बंदरगाह का नाम था अपोलो बंदरगाह, जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। मलेशियन द्वीप किस महासागर में है? तो यह आपका है प्रशांत महासागर में। किसमें है? प्रशांत महासागर में मलेशियन द्वीप स्थित है, प्रशांत महासागर के अंदर। उसके बाद है निम्नलिखित में से एशिया में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? यहां पर मुख्य कारण है अत्यधिक ईंधन लकड़ी संग्रह करना। यह मुख्य कारण कह सकते हैं आप इसमें। उसके बाद भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर खेती की कौन सी फसल की होती है? तो वो होती है चावल की। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।